हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं आपकी गणित शिक्षण विधियाँ जो अपनी सीक्वेंस चल रही थी उसमें आज अपन देखेंगे कि जो आपके महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं और जो गणित के शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, मैथ्स की शिक्षण विधियाँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला वीडियो आपका जो रीट मुख्य परीक्षा और सीटेट परीक्षा या किसी भी स्टेट का आपका टीचर से संबंधित एग्जाम हो तो उसमें लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सबको पता है कि जो गणित की शिक्षण विधियाँ हैं यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है अपना आज विश्लेषण विधि। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, आपके विश्लेषण विधि की। तो इस विधि में अपन अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके विश्लेषण विधि है इसमें आपको जैसे मान लो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे मुख्य बात है कि पार्ट्स में डिवाइड करना। एक तो होता है आपका संश्लेषण, इनको साथ साथ पढ़ने से अच्छे से याद होती हैं आपकी। जैसे एक तो हो गया संश्लेषण, एक शब्द हो गया आपका विश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण का मतलब है कि जो आपके अलग अलग जो पार्ट है उनको एक जगह शामिल करना। जबकि जो आपका विश्लेषण विधि है इसमें अपन किसी भी समस्या को अनेक पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो वो सारा कुछ आता है विश्लेषण विधि में। इस विधि में अपन अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस विधि में अपन अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ पे और ऐड करनी है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने के साथ साथ आपको यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ प्रमाण से, भाई आपको पता है पहले से कोई चीज़ है उसके बाद आप उसके निष्कर्ष पे जा रहे हो तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं इस विधि में। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बना रहता है इन दोनों विधियों में। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और जो भी हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अपन अनेक समस्या को अनेक पार्ट्स में डिवाइड करके अपन उसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी होती है विश्लेषण विधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझे कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, तो अपन को पहले से सारा कुछ पता है। फिर अपन इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करते हुए आगे अपन निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्लस समस्या को आप अनेक पार्ट्स में विभाजित करके सीखते हैं। और ये वाली जो आपकी शिक्षण विधि है ये रेखा गणित में, रेखा गणित की जो भी आपकी थ्योरम वगैरह है, प्रमेय है, उनको सिद्ध करने में उपयोगी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि जो आपका गणित है उसमें रेखा गणित जो प्रमेय है उनको सिद्ध करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाएगा। तो विश्लेषण विधि इसका राइट आंसर होगा। अब अपन इसके कुछ गुण देख लेते हैं कि स्वयं समस्या समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा क्या करता है, जैसे कि आपकी मैंने बताया कि समस्या है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर एक एक पार्ट पे उसका समाधान खोजने और जो हल खोजना है उस पे वो बल देगा। तो उससे क्या है कि उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये आपकी एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, क्योंकि बालक उसमें क्या है नए नए प्रयोग करके सीखता है। इसके बाद देखिए, खोज करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये तो इसके गुण हैं। जबकि अब हम बात करें अब इसके दोष क्या क्या है, तो देखो इसमें क्या है कि एक तो समय अधिक लगता है। इसके अलावा ये जो विधि है वो छोटी क्लासों के लिए, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अनुपयोगी है, उनके लिए उपयोगी नहीं है। और इसमें तर्क शक्ति की जरूरत होती है, भाई सोचने और समझने की जो आपकी क्षमता है वो विकसित होती है, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्मल तर्क आपका आवश्यक है। आगे देखिएगा, सेकंड है अपनी संश्लेषण विधि। अभी अपन ने बताया कि जो आपकी ये विश्लेषण विधि की पूरक विधि है और इसमें क्या है कि छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर या उसका संश्लेषण करके इसका प्रयोग किया जाता है। और अभी अपन ने जो आपकी विश्लेषण विधि थी उसमें मैंने बताया था अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं, जबकि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जैसे आपका ए है, ये कोई ज्ञात है। जैसे मान लो कि ए आप तो था, जैसे यहाँ से ए को मैं मानता हूँ ज्ञात, तो सी को मान लेते हैं अज्ञात। तो अपन ए से जब सी की तरफ जाएंगे तो आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो, अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। और दूसरी बात कि इसमें जो छोटे छोटे खंड हैं, भाई संश्लेषण का मतलब क्या है, जैसे छोटे छोटे जो खंड हैं उनको क्या है एक जगह एकत्र किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अब इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो ये विधि सरल, सूक्ष्म और उपलब्ध होती है।
समय का हल जल्दी निकलना अर्थात समय कम लेती है। इसके अलावा जो आपकी स्मरण शक्ति है उसका विकास होगा। और जो मंद बुद्धि छात्र हैं, मंद बुद्धि जो छात्र हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके जैसे मान लो छोटे छोटे जो समस्याओं के पार्ट हैं उनको जोड़कर उनको एक जगह करके उनका संश्लेषण किया जाता है, तो उनके लिए उपयोगी है। और आपको पता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इस विधि में होते हैं। इसके अलावा देखो, अब इसके दोष क्या हैं। अब जैसे मान लो कि बालक एक एक पार्ट है इसको जोड़ेगा, तो इसमें क्या है कि एक तो रटने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसके अलावा जो आपकी खोज करने की जो क्षमता है, अभी अपन ने बात की थी जो आपकी विश्लेषण विधि थी, उसमें तो जो आपकी खोज की क्षमता है उसका विकास होता है, जबकि इसमें विकास उसका नहीं हो पाता। और जो इसमें जो आपका अर्जित जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा, क्योंकि जो अनेक पार्ट्स है उनको किस किस आधार पे आप जोड़ रहे हो। तो ये था इनके अंदर जो सामान्य अंतर है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी दोस्त से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, अगली अपनी आगमन विधि। तो आगमन विधि में देखिएगा कि इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो आगमन विधि है ये हमेशा उदाहरण से उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ चलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो आपकी आगमन विधि है उसके संबंध में सही कथन है। तो उदाहरण से ये निष्कर्ष की ओर चलती है। अब उदाहरण क्या होता है आपका? विशिष्ट। ध्यान रखना, उदाहरण क्या होता? विशिष्ट। जबकि निष्कर्ष को अपन मानते हैं सामान्य। निष्कर्ष को क्या मानेंगे? सामान्य। उदाहरण को क्या मानेंगे? विशिष्ट। तो ये विधि उदाहरण से निष्कर्ष की ओर या विशिष्ट से ये सामान्य की ओर। देखो पहला फैक्ट तो क्या हो गया कि जो आपकी आगमन विधि है वो उदाहरण से निष्कर्ष की ओर जाएगी। इसके अलावा ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी। और जो आपका उदाहरण है वो एक होता है स्थूल, ठीक है, स्थूल निकाय होगा, जबकि निष्कर्ष आपका सूक्ष्म निकाय होगा। क्योंकि निष्कर्ष जैसे मान लो कि एक निश्चित है, जबकि उसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, तो ये स्थूल से किसकी ओर जाएगी? सूक्ष्म की ओर जाएगी। और इसके विपरीत अपन देखें, जैसे अब अगली जो अपनी आएगी वो आएगी निगमन विधि। तो निगमन में सारा अपोजिट हो जाएगा। निष्कर्ष से उदाहरण की तरफ जाएगी, सामान्य से विशिष्ट जाएगी, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगी। तो यहाँ से लगभग जैसे जो भी आपके जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे अपन देखते हैं कि अब इसके दोष क्या क्या है। तो देखिएगा कि इसके गुण कौन से हैं। सबसे पहले गुणों की अपन बात कर लें तो एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं के कार्य करने के कारण इसमें क्या है कि अधिक स्थायी ज्ञान होता है, और व्यवहारिक और जो आपका व्यवहारिक जीवन है उसमें ये लाभप्रद होती है। इसके अलावा बालक जब कार्य को स्वयं करेगा तो इसमें क्या है कि बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। बालक की जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और ये जो विधि है वो छोटी क्लासों के लिए, जो छोटी कक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी विधि है। अच्छा, अब जैसे बात करें अपन इसके दोषों की, तो इसके दोषों में जैसे ये विधि धीमी है, भाई समय इसमें अधिक लगता है। समय क्या लगता है? अधिक लगता है। इसके अलावा कि ये पूर्णतया सत्य पर आधारित नहीं होती। ये वाली जो विधि है वो आपकी पूर्णतया सत्य पर आधारित नहीं होती, क्योंकि अपन क्या है उदाहरण से निष्कर्ष पर जाते हैं। तो आगे देखिएगा, अब अपनी जो अगली है वो है निगमन विधि। मैंने बताया कि अब ये आगमन की अपोजिट हो जाएगी। ये किसकी? आगमन की आपकी अपोजिट हो जाएगी। उसमें अपन ने क्या देखा था कि भाई उसमें जैसे अपन ने देखा था उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, तो ये विधि जाएगी अब किसकी तरफ? निष्कर्ष से आपके उदाहरण की ओर। अब मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि निष्कर्ष आपका सामान्य होता है, ठीक है, निष्कर्ष सामान्य है, जबकि उदाहरण क्या होता है? हमेशा विशिष्ट होता है। तो ये विधि हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी, कहने का मतलब उसका अपोजिट होता रहेगा इसमें। इसके अलावा जैसे ये विधि नियम से उदाहरण की ओर जाएगी, ठीक है। और अब मैंने बताया था कि निष्कर्ष आपका सूक्ष्म होता है। जो निष्कर्ष वो क्या होता है आपका? सूक्ष्म होता है, जबकि जो उदाहरण है वो आपके स्थूल होते हैं। तो ये विधि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएगी। अगर आगमन की बात करेंगे तो वो स्थूल से, ये आगमन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसके अलावा जो इसके गुण और जो दोष हैं वो भी उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपको साथ साथ में याद करना है। कहने का मतलब कि आपकी जो संश्लेषण विधि और जो विश्लेषण है उसको साथ में देखना है आपको। इसके अलावा जो आपकी आगमन विधि है और जो आपकी निगमन विधि है उसको साथ में देखना है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट होती है। आगे देखिएगा, आगे अपनी है कि प्रयोगशाला विधि। अब देखना, इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में जैसे यंत्र हैं, उपकरण है, अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य और नियम और जो सिद्धांत है उनकी सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रयोगशाला विधि है नाम से स्पष्ट है
भाई इसमें जो यंत्र वगैरह का उपयोग होगा, तो ये क्या है कि जो विद्यार्थी को है जो स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। जैसे कि आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको प्रयोगशाला में सिद्ध करना। अब आपको पता है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, जैसे मान लो कि ये होती है कि आपका जो जैसे बात करें अपन, ये आपका कर्ण हो गया, ये इसका लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपन क्या है कि ऐसी जो भी आपका राइट एंगल होगा समकोण त्रिभुज के आकर आकर अपन एक आकृति का चयन करेंगे, और उसको क्या है कि जो भी आपके लेंथ के जो भी पैमाने हैं उनके आधार पर अपन इसकी जांच करेंगे कि क्या ये रियल में सही होता है। तो कहने का मतलब कि ये जो भी आपके प्रयोगशाला में यंत्र हैं उपकरण हैं उनकी मदद से सीखने के सिद्धांत पे बल देती है। आगे देखिएगा। अब देखो इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं कि छात्र प्रयोगशाला में उपकरणों का जो कुशल प्रयोग है वो करना सीख जाते हैं। जबकि जो इसमें है वो स्थायी अधिगम, अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ होता है आपका सीखना। इसके बाद देखो दोष क्या होगा। अब जैसे मान लो कि जो ये खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि कैसे है भाई, जिसमें जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं भाई उनके लिए पैसे, जो प्रयोगशाला है उसके लिए पैसे अधिक खर्च करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से खर्चीली विधि है। इसके बाद में ये छोटी क्लासों में उपयोगी नहीं होगी क्योंकि बच्चे उपकरणों के बारे में इतना जानते नहीं है। तो ये छोटी क्लासों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये इसके दोस्त थे। आगे देखिएगा, अगली अपनी है अनुसंधान विधि। ठीक है, देखिएगा। तो अनुसंधान विधि में क्या होगी कि एक तरह से इसका जो दूसरा नाम है वो है खोज विधि। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होगा, खोज विधि। कि कहने का मतलब कि इसमें बालक है वो स्वयं खोज करता है। ठीक है, इस जो विधि है उसमें बालक है वो स्वयं आपका अनुसंधान करता है, और शिक्षक किसी भी विषय विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। और इस विधि में छात्र निष्क्रिय, इसमें छात्र है वो आपका निष्क्रिय रहकर, जैसे मान लो कि छात्र क्या हो गया, निष्क्रिय है, उससे क्या है जब वो करके सीखेगा तो एक बन जाएगा क्या, आविष्कारक। कैसा बनेगा वो, आविष्कारक बनेगा। तो इसमें क्या है कि बालक को स्वयं सीखना होता है। इसमें जो आपका जो इसमें अध्यापक है वो आपको दिशा निर्देश देता है, उसके अनुसार बालक को स्वयं सीखना होता है। इसके अलावा देखो इसके जो गुण क्या क्या हो सकते हैं कि इस विधि में छात्र में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण और तुलना आदि गुणों का विकास होता है। और गणित जो शिक्षण है उसमें यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है, और इस विधि को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। कहने का मतलब बालक स्वयं किसी का आविष्कार करेगा तो उसमें जो है वो जो छात्र के जो ज्ञान ज्ञान की खोज करने की जो स्थिति है वो डेवलप होती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। आगे अपन देखते हैं। अगली अपनी जो लास्ट विधि है वो है समस्या समाधान विधि। अगली है आपकी समस्या समाधान विधि। अब सबसे पहले कि समस्या जो समाधान विधि है वो किसके द्वारा दी गई, तो आपकी समस्या समाधान विधि है वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। आगे अपनी जैसे एक और आएगी आपकी खेल विधि है, खेल विधि किसने दी, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा जाएगा। अब ये तो आपके नाम से ही स्पष्ट है कि समस्या समाधान, समस्या का समाधान होगा। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है। जैसे मान लो कि एक समस्या है और उसको क्या है कि छात्र हल करने का प्रयास करेंगे, छात्र हल करने का प्रयास करेंगे। और जैसे मान लो कि अगर छात्र इसको हल करने में सक्षम नहीं होते तो फिर इसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो इसको हल करेगा। तो कहने का मतलब इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की प्रतिक्रिया शामिल होती है। छात्र अपने तर्क और निर्णय से उस समय समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और समस्या है जैसे मान लो कि अगर ये बालक के जीवन से आधारित है तो बालक उसको अपने तरीके से सॉल्व करेगा, बाकी जो उसमें कमी रह गई वो शिक्षक उसके आधार पर उनका विश्लेषण करेगा। तो समस्या समाधान जो विधि है वो आपकी मुख्य है कि जॉन डीवी के द्वारा दी गई। आगे देखिएगा, आगे अपनी है प्रयोजन विधि, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो देखो। तो सबसे पहले ये विधि किसने दी, ये दी आपके किल पैट्रिक ने। किसके द्वारा दी गई, किल पैट्रिक के द्वारा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोजन जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई, तो ये आपके किल पैट्रिक के द्वारा दी गई। और इसमें क्या है कि कार्य को योजना बनाकर कंप्लीट किया जाता है, और किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है और अपना जो हल है वो निकालता है। तो कहने का मतलब इसमें मुख्य बातें कौन सी हैं कि ये जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई, किलपैट्रिक के द्वारा। और इसमें होता क्या है कि जो संपूर्ण आपका कार्य है उसको योजनाबद्ध तरीके से सोल्व किया जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपनी व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या होगी, नाम से स्पष्ट है कि यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी भी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है, अर्थात व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षक होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित हो। और इस विधि में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं
और जो उदाहरण है उनका प्रयोग किया जाता है। भाई व्याख्यात्मक व्याख्या, ठीक है, एक प्रकार से जो भी आपकी समस्या है उसकी व्याख्या की जाती है टीचर के द्वारा। अब इसके गुण क्या है कि यह किसी भी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि है, व्याख्या विधि, और इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। और ये कैसी विधि है, ध्यान रखना, ये अध्यापक केंद्रित है। अभी अपन ने देखी थी छात्र केंद्रित, जबकि ये कैसी विधि है, आपकी अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि इसमें व्याख्या कौन करेगा, अध्यापक करेगा। तो आज अपनी आज जो लास्ट विधि है वो है खेल विधि। अब जो खेल विधि है, तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। और इस विधि को, जो खेल विधि है, वो नाम किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि कार्ड्स बनाए थे, जैसे मान लो संख्याओं के कार्ड्स हो गए, तो उनके आधार पर खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, वो आपका आता है खेल विधि में। और इसका जो नाम है भाई, इसकी जो खोज है वो तो की थी फ्रोबेल ने, जबकि इसका जो नाम है वो किसने दिया, आपके जो हेनरी कोल्डवेल कुक है, उन्होंने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं कि छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है और बच्चों का मन भी लगा रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो दोस्तों ये थी आज अपन ने लगभग आपकी 10 जो मुख्य शिक्षण विधियां हैं उनकी डिटेल में चर्चा की है। और जो भी क्वेश्चन है आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व किया है वहीं से सारा कुछ आपको मैटर मिलने वाला है। पिछले साल के आप जो भी पिछले पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।